नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मार्केट की बात करेंगे कि मार्केट में आज कैसी स्थिति बनी हुई है। इस समय हालात ऐसे हैं मार्केट में कि व्यक्ति जो फंस गए हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं और जो बाहर निकले हुए हैं वो एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं बता दूं आपको, ये एंट्री और एग्जिट का समय है कि नहीं है। मार्केट में क्या चल रहा है उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा और दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा कि क्या मार्केट में बने रहना चाहिए या सब कुछ बेच के निकल जाना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग क्वेश्चन होते हैं कि भाई क्या करें, बहुत समय रिटर्न भी नहीं आ रहा, लॉस में चल रहे हैं और पैसा फंसा पड़ा है, तो क्या हम इस मार्केट से सब कुछ बेच बाच के निकले, कहीं और देखें। तो इन्हीं सवालों का आज मैं आपके जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा कि ग्लोबली मार्केट की क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, सबसे पहले बात समझ लें आपकी मार्केट किस पर डिपेंड करता है। मार्केट ग्लोबली आप देखेंगे तो अमेरिका पर डिपेंड करता है, सभी देशों का मार्केट। जब अमेरिका का मार्केट गिरता है तो सभी देशों के मार्केट गिरते हैं, और जब अमेरिका का मार्केट बढ़ता है तो सभी देशों के मार्केट ऑलमोस्ट बढ़ते हैं। एक चीज और है इसके अलावा जिस पर मार्केट डिपेंड करती है, मार्केट डिपेंड करती है क्रूड के दामों पे। अगर क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो मार्केट गिरता है, और क्रूड के दाम गिरते हैं तो मार्केट बढ़ता है। यही डिपेंडेंसी चलती है। और इस समय हालात क्या हो रहे हैं कि एक दिन क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरे दिन घट जा रहे हैं। और क्यों बढ़ रहे हैं? एक दिन खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान में बात हो गई है, अब वो सीज फायर कर रहे हैं, अब ये लंबे समय तक चलेगा, युद्ध नहीं होगा, युद्ध समाप्त हो चुका है। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि इजराइल ने फिर से गोला मार दिया है और स्थिति और भयानक हो गई है। इसी कारण ये युद्ध समाप्त नहीं हो पा रहा। इसकी दो मोटी मोटी वजह हैं। इजराइल की चाहत जो ये है कि किसी भी तरीके से ईरान को नेस्त नाबूद कर दिया जाए, लेबनान पे और गाजा पट्टी पे उसका कब्जा हो जाए, और जब तक ये उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इजराइल इस युद्ध से बिल्कुल भी नहीं हटना चाह रहा है। और इसी वजह से मार्केट लगातार टूट रहा है, मार्केट लगातार गिर रहा है और मार्केट में बुरी स्थिति है। देखिए, मैं बता दूं आपको एक वजह। अभी आपने एक इंसिडेंस भी सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पे बहुत ज्यादा भड़क गए। इतने भड़के कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू जो वहां के प्रधानमंत्री है उनसे यह भी कह दिया कि अगर मैं नहीं होता तो शायद आप जेल में होते आज। तो इतना नाराज हो गए वो कि उन्होंने ये तो धमकी दे दी, लेकिन उसका असर कुछ नहीं पड़ा उन पे। उधर से इजराइल की तरफ से जवाब आया कि हमें पता है कि हमें कब अमेरिकी राष्ट्रपति को हां कहना है और कब अमेरिकी राष्ट्रपति को ना कहना है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ठोकर पे रख दिया, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को इग्नोर कर दिया। उन्होंने समझा दिया कि आप हमें नहीं चला रहे हैं, हम आपको चला रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं इजराइल इस युद्ध को कभी भी समाप्त नहीं होने देना चाह रहा। वो चाह रहा है कि ईरान पूरी तरह से समाप्त हो जाए, नेस्त नाबूद हो जाए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि शायद इजराइल चुप नहीं बैठेगा। उनके जो उनकी पार्टी है, उन्हीं के पार्टी के आदमी, बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी, एक प्रेसिडेंट जो उनके हैं, विधायक होते हैं उनके, जैसे हमारे विधायक होते हैं, उनकी पार्टी के मेंबर, वो अमेरिका के लिए कहते हैं कि हमें पता है अमेरिका को कब हाँ कहना है कब ना कहना है। वो हमें ना समझाए, उसको हम चला रहे हैं, उसको इस युद्ध में हम लाए थे, वो अपनी मर्जी से नहीं आया था। देखिए, चाहे आप ये कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन फाइल के जरिए दबा रखा है इजराइल ने, या कुछ भी कहिए, दो वजह। देखिए, एक चीज बताऊं, एक तो डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन कौन था? यहूदी था वो। हो सकता है कोई सीक्रेट प्लान हो उसका, इस तरीके से अमेरिका को हाईजैक करने का पूरे, या अमेरिका को एक तरीके से दबाने का, उनके राष्ट्रपति को दबाने का, और उनके क्या बहुत सारे लोगों को, जितने भी पूंजीपति लोग हैं उनको दबाने का। दूसरी चीज, आप सबको पता है कि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट देश है, मतलब पूंजीवादी देश है। पूंजीवादी देश का मतलब ये होता है कि उनकी सरकारें जो हैं वो पूंजी से चलती हैं, व्यापारी लोग चलाते हैं। वहां साम्राज्यवाद नहीं है, जैसे भारत में साम्राज्यवाद है, ऐसा नहीं है। वहां कैपिटलिस्ट है, वही चलाते हैं। और जितने भी बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं जिनमें उनका पैसा लगा हुआ है, वो सारे यहूदी हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप यहूदी के अगेंस्ट नहीं जा पाते, इसीलिए वो इजराइल के अगेंस्ट नहीं जा पाते। जितने भी ये लोग हैं यही अमेरिका को चलाते हैं। इसी मजबूरी है डोनाल्ड ट्रंप की कि वो इजराइल के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे। परेशान है इस समय, वो हताश हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इस समय विश्व में मेरी किरकिरी हो रही है। मेरे कहने के बाद भी युद्ध समाप्त नहीं हो रहा। वो बिल्कुल चाह रहे हैं युद्ध बंद हो, क्योंकि सारे देश मिलकर इस समय क्रूड का जो ठीकरा है वो डोनाल्ड ट्रंप के सिर पे फोड़ रहे हैं। सारी इकोनॉमिक क्राइसिस का ठीकरा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के सर पर फोड़ रहे हैं।
लेकिन उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप हतप्रभ हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, हताश हैं। और ये स्थिति ऐसे ही बनी रही तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्थिति और भयानक हो जाएगी। देखिए क्यों भयानक हो जाएगी, मैं अपने भारत की बात करता हूं। भारत में क्यों स्थिति खराब हो रही है? क्योंकि हम अपनी जरूरत का 85% क्रूड जो है बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। उसी क्रूड से पेट्रोल, डीजल, गैस, मोबी ऑयल, बहुत सारी जरूरत की चीजें उसी क्रूड से निकलती हैं। और क्रूड के दाम आपको पता है, कभी 93, कभी 100, कभी 110, इस तरीके से बढ़ रहे हैं। अब सोचिए, जब क्रूड के दाम बढ़ेंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो लोगों को ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है? नौकरियों में कटौती होगी। जब किसी की अर्निंग ग्रोथ कम होगी, भाई उसकी लागत ज्यादा बढ़ेगी तो उसकी अर्निंग ग्रोथ कम होगी। अर्निंग ग्रोथ कम होगी तो क्या होगा? उसको लोगों को निकालना पड़ेगा। और जब लोगों को कंपनी निकालेगी तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। भाई मान लीजिए अगर मैं कहीं नौकरी कर रहा हूं और मुझे वहां से निकाल दिया जाए तो मेरी क्या इनकम स्रोत बंद हो गई तुरंत, अचानक से एकदम। और मेरी जो, मान लीजिए मैंने कोई लोन ले रखा है, उसकी मुझे किस्तें देनी पड़ रही हैं, तो उसकी किस्तें मैं कैसे दूंगा? कहां से दूंगा? तो क्या होगा? जब मैं उसकी किस्तें नहीं दूंगा तो बैंक का एनपीए बढ़ेगा। और जब बैंक का एनपीए बढ़ेगा तो बैंक लॉस में जाएगी। और ये पूरा साइकिल है, इसी तरीके से साइकिल घूमता है और इसी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट होता है और फिर मंदी आती है। देखिए मैं ऐसा कुछ डरा नहीं रहा हूं आपको, लेकिन मैं आपको स्थिति से अवगत करा रहा हूं कि जैसी स्थिति बनी हुई है ना इस समय मार्केट की, अगर ये एज इट इज भी चलता रहा ऐसे भी, तब भी भारत बर्बाद हो जाएगा। तब भी भारत की स्थिति और भारत की इकोनॉमी बिल्कुल टूट जाएगी। आप देख रहे हैं रुपया दिन बर दिन गिरता जा रहा है। क्या वजह है उसकी? यही वजह है क्योंकि हमें क्रूड लेने के लिए ज्यादा डॉलर पे करने पड़ रहे हैं। और जब हमारा फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर कम होगा तो हमारा रुपया टूटेगा। गवर्नमेंट चाहे कितने भी स्टेप उठा ले, इस स्थिति से भारत को सुधार नहीं पाएगी। क्यों नहीं सुधार पाएगी? क्योंकि ग्लोबली इंपैक्ट है इसका, सभी देशों पे है, भारत पे नहीं है, सभी देशों पे है। हालांकि उन देशों पे कम है जो टेक्निकली बहुत मजबूत हैं। जैसे बात करें आप चाइना, जापान, ताइवान, ठीक है, या फिर वो देश जो क्रूड की उत्पत्ति करते हैं, जिनके यहाँ क्रूड भर भर के मात्रा में है। क्यों? क्योंकि उनके पास कमाई के स्रोत हैं। और भारत के पास अर्निंग के स्रोत तो हैं, लेकिन जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे कहीं ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट हमारा ज्यादा है, इसीलिए हम परेशानी में गुजर रहे हैं, इसीलिए हमारा रुपया टूट रहा है। अगर हम इस फिजिकल डेफिसिट को अपने कम कर लें, हमारा इंपोर्ट बढ़ जाए, एक्सपोर्ट कम हो जाए, तो मुझे लगता है कि शायद हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो जाएगा और देश पर जो कर्जा है वो भी कम होगा, रुपया मजबूत होगा। लेकिन ऐसी स्थिति सुधारने में अभी हमें 5-6 साल और चाहिए थे। उसी बीच हालात ऐसे बिगड़े कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए और ईरान इजराइल युद्ध शुरू हो गया। उसने हमारे जो 5 साल से की हुई सरकार की मेहनत थी उस पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। सरकार जिस तरीके से आम आदमी की जेब से पैसा निकाल निकाल के अपनी तिजोरियां भर रही थी, चाहे भले ही उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रही थी, लेकिन आम आदमी से चूस रही थी। सरकार का खजाना भरा हुआ था। लेकिन अब ये ईरान इजराइल की युद्ध की वजह से सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली होने पर तैयार है। लेकिन अगर ये स्थिति ऐसी ही बनी रही तो ये सरकार की बात नहीं है, आम आदमी को रोटी हाथ आना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट को, मतलब हमारे सरकार, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनको इनिशिएट लेना चाहिए था। इनको आगे बढ़ के इस युद्ध में बात करनी चाहिए थी, इस युद्ध को रुकवाना चाहिए था। लेकिन ये बीच में खड़े हो गए दोनों तरफ की बात सुनने के लिए, इन्होंने कुछ तरह का एक्शन नहीं लिया। तो ये बहुत ज़्यादा निराशाजनक है और इसका इम्पैक्ट सारी जनता भारत की भुगत रही है। आज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आज गैस के दाम बढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ क्यों बढ़ रही हैं? इसीलिए बढ़ रही हैं। देखिए आप कहेंगे कि हाँ घरेलू सिलेंडर नहीं बढ़ा, अरे भाई कमर्शियल तो दुगना तिगना कर दिया, लोग व्यापार कैसे करेंगे? इसी की वजह से दूध के दाम बढ़ गए हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, सब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है। और जब ये सब चीज़ें महंगी होती हैं तो आम जनता पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, आम जनता की थाली पे, रसोई पे असर पड़ता है और यही असर उसको पूरी तरह से तोड़ देता है। क्योंकि इंसान जब 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाएगा सही से तो कैसे चलेगा? और उस 2 वक्त की रोटी को कमाने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ बड़ी बड़ी कंपनियों में अब छटनी शुरू हो गई है। एक तरफ तो एआई का डर था आईटी कंपनियों के लिए, दूसरी तरफ ये मंदी का दौर। तो नौकरी रहेंगी कहाँ? और जब नौकरी नहीं रहेंगी तो लोगों पे पैसा नहीं रहेगा, और लोगों पे पैसा नहीं रहेगा तो इकोनॉमी नहीं घूमेगी।
और यही हालात अगर बने रहे तो आने वाले समय भारत के लिए बहुत बुरा होगा। तो मेरा मतलब सिर्फ आपको इस स्थिति से इसलिए अवगत कराना था कि अगर मार्केट में किसी भी तरीके के नए इन्वेस्टमेंट की तलाश आप कर रहे हैं तो मेरी सलाह यही है कि अभी उस इन्वेस्टमेंट से कुछ दिनों के लिए दूर रहें, कुछ दिन दूरी बना के रखें, मार्केट को वेट एंड वॉच करें, चाहे उसके लिए 3 साल रुकना पड़े। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने अपना पैसा 3 साल के लिए फंसा दिया और 3 साल तक उसमें कोई रिटर्न नहीं आया तो वो पैसा आपका व्यर्थ हो गया, बल्कि कहीं जीरो हो गया। इसके बदले कहीं भी फिक्स रिटर्न मिलता है, चाहे वो एफडी आईडी हो, उसमें आप करें, वो आपके लिए सेफ है और बढ़िया है। ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचें जो शेयर मार्केट पर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट से अभी मुझे लगता है कि और 2-3 साल तक कोई रिटर्न आने वाला नहीं है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं तब तक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद स्थिति चेंज हो जाए वो अलग बात है। और इस युद्ध को खत्म होने में कितना समय लगे कुछ नहीं पता, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का युद्ध 4 साल से चल रहा है लगातार। इसको तो अभी बीते बीते ही 3-4 महीने हुए हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखें। इसीलिए अगर किसी भी नए इन्वेस्टमेंट में आप जाना चाह रहे हैं तो मेरी सलाह यही है, इसको इग्नोर करें, किसी और को देंगे। और दूसरी चीज, वो लोग जो मार्केट में फंसे हुए हैं, अगर लॉस बुक कर सकते हैं तो अच्छी बात है, करिए, ठीक है। आसपास हैं तो निकाल दीजिए, स्क्वायर अप कर लीजिए स्थिति अपनी, कुछ दिन के लिए शांति से बैठ जाइए, वही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जैसे हालात बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं ना वो बता रहे हैं कि मार्केट बुरी तरह से टूटेगा, आपको संभला भी नहीं जाएगा, उस स्थिति में आपका पैसा पूरी तरह से डूब जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक बहुत बड़ा इंडिकेशन बताना चाह रहा हूं आपको। जापान का लगभग 1 ट्रिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में, और उस इन्वेस्टमेंट को अब वो ख़त्म करने की सोच रहा है अमेरिका से। और अगर वो पैसा अमेरिका से निकल के बाहर आता है जापान के लिए, तो मुझे लगता है कि अमेरिका इकोनॉमी बिल्कुल क्राइसिस हो जाएगी, बिल्कुल डूब जाएगा अमेरिका मार्केट। और अमेरिका का मार्केट डूबेगा तो ग्लोबली सभी मार्केटों पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उस स्थिति के लिए भी आप तैयार रहें। और उस स्थिति के लिए आप तैयार कब रहेंगे? जब आपका कैश होगा, आपका पैसा पहले से मार्केट में लगा होगा तो आप फंस जाएंगे। जो स्टॉक आज 20%, 30%, 40% टूटे हुए हैं, हो सकता है 70% तक टूट जाए। उस स्थिति में फिर आपका रिकवर नहीं हो पाएगा कभी भी। उस स्थिति में रिकवर कब होगा? जब आपका कैश होगा, फिर आप वहां से लगा के पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरी सलाह यही है, कुछ दिनों के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाएं, बाकी अपने वित्तीय सलाहकार के इच्छा से ही इन्वेस्ट करें, उसकी सलाह से ही इन्वेस्ट करें। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अनदेखे में कोई भी जोखिम ना लें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।